4 नवंबर 1914 को ब्रिटेन का जहाज एंड्योरेंस तूफानी समुद्रों को चीरता हुआ दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी महाद्वीप अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहा था। इस जहाज पर कुल 28 लोगों का दल सवार था और इसकी कमान संभाल रहे थे खोजकर्ता सर अर्नेस्ट शैकलटन। उनका सपना था ऐसा कारनामा करना जो आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया, पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को पैदल पार करना। उनकी योजना थी कि जहाज के माध्यम से वे वेडल सागर यानी वेडल सी के रास्ते अंटार्कटिका के तट तक पहुंचे, वहां से साउथ पोल की ओर बढ़ते हुए उसे पार करें और फिर आगे बढ़ते बढ़ते पैदल रॉस सी तक पहुंच जाए। कुल मिलाकर लगभग 2900 किलोमीटर की यह कठिन यात्रा थी, जिसे यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता तो लगभग 120 दिनों में पूरा किया जा सकता था। लेकिन क्या वाकई सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ? क्या कमांडर और उनके 28 लोग इस बर्फीले नरक से जिंदा बच पाए होंगे? 5 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया द्वीप के एक व्हेलिंग स्टेशन इंसानी दुनिया की अंतिम बसावट पर पहुंचता है। इसके आगे सिर्फ बर्फ, समुद्र और अनजान खतरे थे। वेडल सी की परिस्थितियां और मौसम खतरनाक बनी हुई थी। वहां मौजूद लोगों ने शैकलटन को चेतावनी दी कि इस मिशन को फिलहाल टाल देना ही बेहतर होगा, लेकिन शैकलटन अपनी जिद पर डटे रहे। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस ने आगे बढ़ना शुरू किया, मगर कुछ ही समय में वही आशंका सच साबित होने लगी। वेडल सागर में बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा मोटी, भारी और घनी निकली, जिसने आगे का रास्ता बेहद कठिन बना दिया। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे रास्ता खोजते हुए आगे बढ़ने के बाद आखिरकार एंड्योरेंस पूरी तरह बर्फ में जकड़ गया। क्रू के कुछ सदस्यों की नजर जहाज से लगभग 50 गज दूर बर्फ में पड़ी 15 फीट लंबी एक दरार पर गई। वही पतली सी दरार उनके लिए बाहर निकलने की आखिरी उम्मीद बन गई। क्रू बाहर उतरा और कुल्हाड़ियों व छेनी की मदद से बर्फ काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की, मगर सारी कोशिशें बेकार रही। धीरे धीरे जिस विशाल बर्फीली चट्टान में जहाज फंसा था, वह समुद्री धाराओं के साथ बहती हुई जमीन से और दूर जाती रही। अंटार्कटिका में जहां उन्हें उतरना था, उस स्थान का नाम था वासेल बे, परंतु बर्फ में कैद यह जहाज उस लक्ष्य से लगातार दूर होता जा रहा था। सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि उनके और वासेल बे के बीच कुछ खुला पानी अब भी मौजूद था, यानी वे जहाज छोड़कर पैदल वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बर्फ की गिरफ्त के कारण जहाज खुद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ऐसी स्थिति में शैकलटन ने आदेश दिया कि सभी लोग सर्दियां जहाज पर ही बिताएंगे। दल में मौजूद फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली के पास एक कैमरा था। उन्होंने उस समय की कुछ तस्वीरें लीं। उन तस्वीरों में साफ दिखाई देता है कि आसपास की भारी बर्फ किस तरह जहाज को चारों ओर से जकड़ती और दबाती जा रही थी। 24 अक्टूबर 1915 की शाम अचानक बर्फ के जबरदस्त दबाव से जमी हुई बर्फ चटक कर टूटी और उसका एक बड़ा टुकड़ा जहाज पर आ गिरा और देखते ही देखते समुद्री पानी जहाज के अंदर घुसने लगा। 3 दिनों तक पंपों की मदद से जितनी तेजी से पानी बाहर निकाला जा रहा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वह अंदर भरता जा रहा था। स्थिति को देखते हुए शैकलटन ने वह आदेश दे दिया जिसका सबको डर था, जहाज खाली करो और नीचे उतर जाओ। करीब 9 महीनों से बर्फ में फंसा यह जहाज अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। 27 अक्टूबर 1915 को एक जोरदार धमाके जैसी आवाज गूंजी। एंड्योरेंस का पिछला हिस्सा लगभग 20 फीट ऊपर उठ चुका था और जहाज का अगला भाग धीरे धीरे नीचे धंसने लगा। उसी के साथ अंटार्कटिका को पैदल पार करने का सपना भी टूट गया। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वे जिंदा वापस लौट पाएंगे? ना रेडियो, ना टेलीफोन, ना दुनिया से संपर्क का कोई जरिया। वे अंटार्कटिका के समुद्र में बहती एक बर्फ की चट्टान पर फंसे थे, ऐसी चट्टान जो खुद ही दिशा बदलती रहती थी और लगभग 1 महीने का राशन था। बस शेष 1 महीना। शैकलटन की गणना करने पर सबसे नजदीकी जमीन निकली पॉलेट आइलैंड, जो लगभग 550 किलोमीटर दूर थी। विडंबना यह थी कि 1903 में एक स्वीडिश जहाज के फंसने के बाद इसी द्वीप पर आपातकालीन सामान छोड़ा गया था और वह सामान खुद शैकलटन ने ही खरीदा था। अब 12 साल बाद वही उम्मीद उनकी अपनी जिंदगी का सहारा बन रही थी। फैसला हुआ पॉलेट आइलैंड की ओर बढ़ेंगे। आदेश मिला हर व्यक्ति सिर्फ 2 पाउंड लगभग 1 किलो का जरूरी सामान ही रख सकता है। जहाज के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली सिर्फ 150 फोटो नेगेटिव्स ही साथ ले जा सके। वही 150 तस्वीरें बाद में इस ऐतिहासिक संघर्ष का प्रमाण बनी। कुछ दिनों की तैयारी के बाद सारा सामान छोटी नावों और स्लेज पर लाद दिया गया। हर नाव का वजन करीब 1 टन था। उसे बर्फ पर खींचना
किसी सजा से कम नहीं था। हालात को देखते हुए सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने फैसला लिया कि फिलहाल ओशन कैंप पर रुकना बेहतर होगा। इंतजार करेंगे कि यह बहती बर्फ की चट्टान खुद ही उन्हें जमीन के और करीब ले आए। कुछ दिन सब ठीक चला, मगर कुछ हफ्तों बाद बर्फ का वही टुकड़ा पूर्व दिशा में बहने लगा, जमीन से और दूर। हालत बिगड़ते देख 23 दिसंबर 1915 को सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने कैंप छोड़कर फिर से पैदल आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद उनके सामने पतली बर्फ और खुला पानी आ गया। अब वे ना आगे जा सकते थे, ना पीछे लौट सकते थे। मजबूर होकर उन्हें एक नई बर्फीली चट्टान पर फिर से डेरा डालना पड़ा। राशन तेजी से कम हो रहा था। शैकल्टन ने सख्त नियम लागू किए। हर आदमी को दिन में सिर्फ एक बिस्किट, थोड़ा पतला दूध, कुछ कोकोआ और थोड़ा सा हाई फैट मीट पेस्ट मिलता। असल में खाना बहुत सीमित था, लेकिन शैकल्टन अक्सर अपने लोगों से कहते, चिंता मत करो, जिंदा रहने लायक खाना है। 23 मार्च 1916 की सुबह धुंध के बीच शैकल्टन को पहाड़ नजर आने लगे। वे तुरंत समझ गए यह जॉइनविल आइलैंड है। लेकिन यह अच्छी खबर नहीं थी। यह द्वीप अंटार्कटिक प्रायद्वीप के ऊपरी सिरे पर था। यानी वे बहते बहते इतने आगे निकल आए थे कि पॉलिट आइलैंड अब पीछे छूट चुका था। शैकल्टन ने नक्शा देखा। अगर वे इसी तरह उत्तर की ओर बहते रहे तो आगे सिर्फ 2 ही द्वीप बचते थे, क्लैरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। उसके बाद हजारों किलोमीटर तक खुला खतरनाक समुद्र, ड्रेक पैसेज, दुनिया के सबसे उग्र जल क्षेत्रों में से एक। यहाँ 12 से 12 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं। इतिहास में हजारों नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों जहाज इन लहरों में समा चुके हैं। शैकल्टन जानते थे अगर उनकी बहती बर्फ की चट्टान इस रास्ते तक पहुंच गई तो बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। उधर खाने की हालत लगातार बिगड़ रही थी। जो सड़ा गला मांस पहले कुत्तों के लिए अलग रखा गया था, उसी में से कम बदबू वाला हिस्सा अब लोगों को खाना पड़ रहा था। आखिरकार तय हुआ कि एलिफेंट आइलैंड की ओर बहना ही बेहतर होगा। यह द्वीप उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 160 किलोमीटर दूर था। उनका आइसबर्ग उत्तर की ओर बह रहा था, इसलिए तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, करीब -8 डिग्री सेल्सियस तक। आसपास की जमी बर्फ कम होने लगी। इसका मतलब था कि अब ताजा पानी और भी कम मिल रहा था। धीरे धीरे उनका बहता बर्फ का टुकड़ा एलिफेंट आइलैंड के और करीब आता गया। अब वह सिर्फ 50 किलोमीटर दूर रह गया था। हालात को देखते हुए सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने आदेश दिया, सभी नावों को पानी में उतारो। अब आखिरी पड़ाव की ओर सफर बर्फ पर नहीं, बल्कि खुले खतरनाक समुद्र में छोटी नावों के सहारे तय करना था। 15 अप्रैल 1916 यह दिन उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। तीनों छोटी नावें सुरक्षित रूप से एलिफेंट आइलैंड तक पहुंच गईं। पूरे 497 दिनों बाद उनके पैरों के नीचे पहली बार ठोस जमीन थी। खुशी थी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। क्रू मेंबर पर्स ब्लैकबरो के पैर ठंड और फ्रॉस्ट बाइट की वजह से लगभग जवाब दे चुके थे। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एलिफेंट आइलैंड पूरी तरह वीरान था। अब सवाल वही था, घर कैसे लौटे। नक्शा देखकर शैकल्टन को 3 विकल्प दिखे। दक्षिण अमेरिका के सुदूर सिरे केप हॉर्न तक जाना, लगभग 800 किलोमीटर दूर। पूर्व की ओर फॉल्कलैंड आइलैंड्स, करीब 880 किलोमीटर दूर। या उत्तर पूर्व में साउथ जॉर्जिया, लगभग 1300 किलोमीटर दूर। पहले 2 रास्ते करीब थे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सीधे ड्रेक पैसेज के खतरनाक समुद्र से गुजरना पड़ता। शैकल्टन ने तीसरा विकल्प चुना। उनका मानना था कि हवाएं और धाराएं दक्षिण जॉर्जिया की दिशा में उनके पक्ष में रहेंगी। शैकल्टन ने फैसला किया कि वे सिर्फ 5 लोगों की एक छोटी टीम के साथ नाव में दक्षिण जॉर्जिया की ओर निकलेंगे। वहां पहुंचकर किसी व्हेलिंग स्टेशन से मदद मांगी जाएगी। बाकी टीम एलिफेंट आइलैंड पर कैंप बनाए रखेगी, उम्मीद और इंतजार के सहारे। 24 अप्रैल 1916 को शैकल्टन अपनी 5 सदस्यों की छोटी सी टीम के साथ साउथ जॉर्जिया की ओर निकल पड़े। उनकी छोटी नाव दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक ड्रेक पैसेज में उतर चुकी थी। पूरा सफर लहरों से भीगते, उल्टी आंख करते और थकान से टूटते हुए बीत रहा था। घंटे दिनों में बदल गए। बार बार नाव में पानी भर जाता, जिसे पंप से निकालना पड़ता। कई बार इतनी ऊंची लहरें आईं कि लगा नाव अब डूब ही जाएगी। 1-2 बार तो मौत एकदम सामने महसूस हुई, लेकिन किसी तरह वे बचते गए। फिर भी दिन रात चप्पू चलाते हुए वे अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए। दक्षिण जॉर्जिया अब सिर्फ 3 मील दूर था, लेकिन तभी अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। लहरें बेकाबू हो उठी। नाव कभी एक ओर उछलती, कभी दूसरी ओर गिरती। सबकी ताकत जवाब दे चुकी थी। घंटों बाद जब हवाएं धीमी हुई और बादल थोड़ा छंटे, तो उन्होंने फिर नजर उठाई। दक्षिण जॉर्जिया अब सिर्फ 1 मील दूर था।
यह दृश्य देखते ही सबने अपने भीतर बची आखिरी ताकत समेट ली। लगातार 3 हफ्तों तक तूफानों, बर्फीली हवाओं और उफनती लहरों से जूझने के बाद आखिरकार 10 मई 1916 को शैकल्टन और उनकी छोटी टीम ने साउथ जॉर्जिया पर कदम रख दिया। यही वह द्वीप था जहां से वे 522 दिन पहले अंटार्कटिका की ओर निकले थे। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी। दक्षिण जॉर्जिया लगभग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा द्वीप है। जहां वे नाव से उतरे थे वह हिस्सा मानव बस्ती और व्हेलिंग स्टेशन से बिल्कुल उलटी दिशा में था। अब उनके सामने 2 रास्ते थे, या तो टूटी फूटी नाव में बैठकर समुद्र के रास्ते करीब 130 मील घूमकर सही किनारे तक जाए, या फिर पैदल पहाड़ों को पार करें, जो दूरी में सिर्फ 29 मील था, लेकिन बेहद खतरनाक। समस्या यह थी कि दक्षिण जॉर्जिया के बीचों बीच खड़ी बर्फीली और नुकीली पहाड़ियां थी। इतिहास में उस वक्त तक किसी इंसान ने इस द्वीप को पैदल पार नहीं किया था। उनकी नाव लहरों की मार से इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी कि उस पर दोबारा समुद्र में निकलना लगभग आत्महत्या जैसा होता। अब एक ही रास्ता बचा था, पहाड़ों के बीच से पैदल पार करना। इस बार किस्मत ने साथ दिया। द्वीप पर भोजन की कमी नहीं थी। यहाँ अल्बाट्रॉस पक्षी, सील और पेंगुइन बड़ी संख्या में मौजूद थे। अब उनका अगला लक्ष्य साफ था, इन बर्फीली लगभग 10,000 फीट ऊंची पहाड़ियों को पार कर इतिहास रचना। 9 दिन आराम करने के बाद 19 मई 1916 की सुबह लगभग 3 बजे शैकल्टन किंग हाकन से निकल पड़े। उनके साथ 2 और साथी थे, फ्रैंक वर्जली और टॉम क्रीन। लक्ष्य था द्वीप के दूसरी ओर मौजूद व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचना। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि रास्ता किसी को मालूम नहीं था। साउथ जॉर्जिया का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अनछुआ और खतरनाक था। घंटों की इस खतरनाक उतराई के बाद दूर उन्हें आखिरकार एक बस्ती की झलक दिखाई दी, स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन। धुआं, इमारतें और इंसान लगातार लगभग 36 घंटे तक पहाड़ चढ़ते उतरते रहने के बाद 20 मई 1916 को शैकल्टन, वॉर्सली और क्रीन सफलतापूर्वक एलरडाइस पर्वत श्रृंखला को पार कर व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। यह सिर्फ एक पहाड़ पार करना नहीं था, यह असंभव को संभव बना देने का क्षण था। यह इतिहास में पहली बार था जब किसी ने साउथ जॉर्जिया को पैदल पार किया। जब शैकल्टन अपने 2 साथियों फ्रैंक वर्जली और टॉम क्रीन के साथ आखिरकार स्ट्रॉमनेस व्हेलिंग स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल था। स्टेशन के फैक्ट्री मैनेजर ने जब गौर से देखा तो हैरान रह गया। तुरंत उन्हें खाना दिया गया, साफ कपड़े दिए गए, सोने के लिए बिस्तर मिला। महीनों बाद पहली बार उन्होंने नहाया, शेव की ओर इंसानों जैसा महसूस किया। अगले ही दिन वॉर्सली नाव लेकर किंग हाकन बे वापस गए और उन 3 साथियों को भी सुरक्षित ले आए जो दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे। लेकिन शैकल्टन के मन में सुकून नहीं था। उनकी असली चिंता अभी भी एलिफेंट आइलैंड पर फंसे 22 साथियों की थी। क्या वे सब अब भी जिंदा होंगे? शैकल्टन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी एलिफेंट आइलैंड पर फंसे साथियों को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वे जहाज लेकर वहां पहुंचे, बदकिस्मती फिर सामने खड़ी थी। रेस्क्यू शिप एक बार फिर बर्फ में फंस गया। दूसरी कोशिश की, फिर असफलता। तीसरी बार भी वही नतीजा। 3 महीनों के अंदर 3 बार एलिफेंट आइलैंड पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार जहाज को वापस मोड़ना पड़ा। वक्त बीतता जा रहा था और शैकल्टन की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से खास अनुरोध किया कि उन्हें एक आइस ब्रेकिंग जहाज दिया जाए। उन्हें डिस्कवरी नाम का जहाज दे दिया गया, लेकिन उसके आने में अभी कई हफ्ते लगने वाले थे। शैकल्टन इंतजार करने के मूड में नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके लोग और कितने दिन उम्मीद बनाए रख पाएंगे। इसके बाद चिली सरकार से भी एक जहाज मांगा गया। येचो नाम का जहाज उन्हें सौंपा गया। 25 अगस्त 1916 को शैकल्टन इसी जहाज के साथ एलिफेंट आइलैंड की तरफ फिर से निकल पड़े। करीब 6 दिन का सफर तय करने के बाद आखिरकार 30 अगस्त को वे एलिफेंट आइलैंड पहुंच ही गए। लेकिन वहां पहुंचते ही जो नजारा उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। असल में 22 लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही फंसे हुए थे। जाने से पहले शैकल्टन ने फ्रैंक वाइल्ड को उनका लीडर नियुक्त किया था। शैकल्टन के जाने के बाद फ्रैंक वाइल्ड के आदेश पर उन सभी लोगों ने 2 बोट्स को उल्टा करके एक अस्थायी शेल्टर तैयार किया। पूरे 128 दिनों तक वही उनका घर बना रहा। वे पेंगुइन और सील्स का शिकार करके पेट भरते रहे। कड़कड़ाती ठंड, भूख और निराशा के बीच फ्रैंक वाइल्ड हर सुबह एक ही बात दोहराते, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आ जा सकते हैं। बॉस यानी शैकल्टन। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन हर सुबह फ्रैंक यही कहते रहे, सामान बांध लो दोस्तों, बॉस आ जा सकते हैं।
शेकल्टन को गए हुए अब पूरे 4 महीने और 6 दिन बीत चुके थे। हालात लगातार कठिन होते जा रहे थे और फ्रैंक वाइल्ड ने आखिरकार तय किया कि अब सिर्फ इंतजार से काम नहीं चलेगा, आगे कदम बढ़ाना होगा। वे एलिफेंट आइलैंड छोड़ने ही वाले थे कि तभी दूर समुद्र में एक दृश्य दिखाई देता है। एक बड़ा जहाज उनकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। वह जहाज था येचो। शेकल्टन यह देखकर खुद हैरान रह जाते हैं कि सभी 22 लोग जिंदा हैं। किसी ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। लगभग 2 साल तक बर्फ, समुद्र और पहाड़ों से जूझने के बाद शेकल्टन और उनका पूरा दल सुरक्षित अपने घर लौटता है। यह सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। शेकल्टन 27 लोगों के साथ आए थे और सभी 27 लोगों को जिंदा लेकर वापस लौटे। यह संभव हुआ शेकल्टन की असाधारण लीडरशिप, क्रू की डिटर्मिनेशन और उनकी अटूट टीम वर्क की बदौलत। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं ऐसी कौन सी दिलचस्प कहानी है जिस पर हम अपनी अगली वीडियो बनाएं। तब तक शॉर्ट स्टोरीज के लिए हमारे चैनल के शॉर्ट्स से जुड़े रहें।